हिंदी पाठ्यपुस्तक, जिस पाठ्यपुस्तक का नाम है हिंदी लोक भारती कक्षा 9वीं। पहली कविता है चांदनी रात। कवि है मैथिली शरण गुप्त जी, जिनका जन्म उत्तर प्रदेश राज्य के झांसी जिले के चीरगांव नामक छोटे से गांव में इनका जन्म हुआ। हिंदी साहित्य में खड़ी बोली के महत्वपूर्ण कवि के रूप में मैथिली शरण गुप्त जी को जाना जाता है। इन्होंने हिंदी साहित्य जगत में महाकाव्य, खंडकाव्य, नाटक जैसे अलग अलग विधाओं में लेखन कार्य किया है। प्रस्तुत जो कविता है चांदनी रात, यह इनके पंचवटी नामक खंडकाव्य से लिया गया एक छोटा सा भाग है, छोटा सा अंश है। प्रस्तुत कविता में कवि मैथिली शरण गुप्त जी ने प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन किया है। रात में प्रकृति में किस तरह से बदलाव होते हैं उसका सजीव वर्णन उन्होंने इस कविता में यहाँ पर करने का प्रयास किया है। तो छात्रों, सबसे पहले हम मैथिली शरण गुप्त जी की कविता चांदनी रात मैं पहले तुम्हें पढ़कर सुनाता हूँ कविता, और उसके बाद हम पंक्ति से पंक्ति अर्थ समझ लेंगे और जो कठिन शब्द है वह भी जान लेंगे। तो कविता इस तरह से है। चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जलथल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नौकों से, मानो झूम रहे हैं तरु भी मंद पवन के झोंकों से। क्या ही स्वच्छ चांदनी है यह, क्या ही निस्तब्ध निशा है, स्वच्छंद सुमंद गंध वह निरानंद है कौन दिशा। बंद नहीं अब भी चलती है नियति नटे के कार्यकलाप, पर कितने एकांत भाव से, कितने शांत और चुपचाप। है बिखेर देती वसुंधरा मोती सबके सोने पर, रवि बटोर लेता है उनको सदा सवेरा होने पर। और विरामदाय ने अपनी संध्या को दे जाता है शून्य शाम तनु, जिससे उसका नया रूप झलकाता है। पंचवटी की छाया में है सुंदर पर्ण कुटीर बना, जिसके सम्मुख स्वच्छ शिला पर धीर वीर निर्भीक मना। जाग रहा यह कौन धनुर्धर, जबकि भुवन भर सोता है, भोगी कुसुमायुध योगी सा बना दृष्टिगत होता है। तो छात्रों, इस तरह से ये कविता है। अब इसका पंक्ति से पंक्ति अर्थ जान लेंगे। तो कविता की शुरुआत होती है, चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जलतल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। कठिन शब्द कर लो छात्रों। चारू सुंदर, जिसे मनोहर कहते हैं, थल भूमि जमीन, अवनी पृथ्वी धरती, अंबर यानी आकाश। तो देखो, चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जलतल में। चारू यानी सुंदर, सुंदर किरणें जो है चंद्रमा की रात के समय में आकाश में चंद्रमा दिखाई दे रहा है, और चंद्रमा की सुंदर किरणें जो है वह खेल रही है। कहां पर खेल रही है? जलथल में। जल यानी पानी, थल यानी जमीन या भूमि। चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जलथल में, यानी चारू चंद्र की सुंदर किरणें जो है, चंद्रमा की सुंदर किरणें जो है वह जमीन पर और पानी में खेल रही है। स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। आकाश में से जो सूरज की चांद की किरणें, जो चांद के जो तारे हैं, चंद्रमा जो है, चांद और चंद्रमा की चांदनी जो है वह धरती पर और आकाश में दिखाई दे रही है। स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। चांद और जो तारे हैं
इन चांद और तारों की स्वच्छ चांदनी जो है वह धरती पर बिखेर गई है और वैसा ही चित्र जो है वह आकाश में कवि को दिखाई दे रहा है। आ गया समझ में? तो अब अगली पंक्ति देखो, अगला परिच्छेद देखो। पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नौकों से, मानो झूम रहे हैं तरु भी मंद पवन के झोंकों से। शब्द लिखो। पुलक रोमांच यानी खुशी या आनंद, हरित हरि, तृण घास, मंद धीमा। पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नौकों से। धरती जो है वह खुशी प्रकट कर रही है, खुशी जाहिर कर रही है धरती। क्यों खुशी जाहिर कर रही है धरती? क्योंकि धरती पर जो है वह हरी घास बिछी हुई है। धरती पर हरी घास बिछी हुई है और उस घास के नुकीला भाग जो है वह धरती के ऊपर आ गया है, जिसकी वजह से धरती जो है वह पूरी तरह से खुश जो है, आनंदित जो है वह दिखाई दे रही है। और ऐसे माहौल में मानो झूम रहे हैं तरु भी मंद पवन के झोंकों से। मानो तरु यानी पेड़ जो है वह भी झूम रहे हैं। पेड़ क्यों झूम रहे हैं? क्योंकि हवा के मंद झोंके जो है वह चल रहे हैं, हवा के धीमे झोंके जो है वह चल रहे हैं, जिसकी वजह से पेड़ पौधे भी हिल रहे हैं। यानी यहाँ पर कवि यह कहने का प्रयास कर रहे हैं कि अंधेरा है और स्वच्छ चांदनी जो है वह धरती पर चारों तरफ फैली हुई है, आकाश में स्वच्छ चांदनी दिखाई दे रही है और धरती पर हरी घास के नौके जो है वह दिखाई दे रहे हैं, जिसकी वजह से धरती आनंदित दिखाई दे रही है। और इस माहौल में वृक्ष जो है, पेड़ जो है, तरु जो है वह भी हवा से, पवन यानी धीमी हवा जो है, धीमी हवा के कारण ये तरु जो है, पेड़ जो है वह भी हिल रहे हैं। आ गया समझ में? अब अगला परिच्छेद देखो। क्या ही स्वच्छ चांदनी है क्या ही निस्तब्ध निशा है, स्वच्छंद सुमंद गंध व निरानंद है कौन दिशा। चारों तरफ माहौल जो है वह स्वच्छ दिखाई दे रहा है, क्योंकि आकाश में चांदनी और तारे जो है वह उसकी सफेद जो है, आकाश में तारे और चांदनी जो है उसकी सफेद रोशनी धरती पर फैली हुई है। इसलिए कवि को ऐसा लग रहा है कि मानो स्वच्छ चांदनी जो है वह आकाश में बिछी हुई है और उसी का प्रतिबिंब जो है वह धरती पर दिखाई दे रहा है। और ऐसे माहौल में रात का माहौल है और ऐसे में रात जो है वह निस्तब्ध है क्या है निस्तब्ध निशा, यानी रात जो है वह निस्तब्ध है, यानी कोई कोलाहल, कोई हलचल जो है वह बिल्कुल नहीं दिखाई दे रही है। अंधेरा रात जो है वह पूरी तरह से खामोश शांति से भरी हुई रात है। और ऐसे माहौल में चारों तरफ से जो है वह चारों तरफ से यहाँ पर हवा चल रही है, चारों तरफ से सुमंद गंध जो है वह हवा चल रही है। इसलिए ऐसा कौन सा कोना नहीं है जिस कोने में आनंद न हो। चारों दिशाओं से जो है वह गंध चल रही है, सुमंद गंध, धीमी धीमी हवा जो है वह सुमंद गंध जो है वह चल रही है, धीमी हवा चल रही है। इसलिए चारों तरफ का माहौल जो है वह आनंदित दिखाई दे रहा है। आ गया समझ में? अब अगला परिच्छेद देखो। बंद नहीं अब भी चलते हैं नियति नटी के कार्यकलाप, पर कितने एकांत भाव से, कितने शांत और चुपचाप। कठिन शब्द लिख लो। नियति यानी भाग्य, नटी अभिनय करने वाली स्त्री, कार्यकलाप गतिविधि। तो देखो रात के समय में जो नियति नटी है यानी अभिनय करने वाली स्त्री जो है उसके जिस तरह से गतिविधियां चलती है, अभिनय करने वाली स्त्री के गतिविधि जिस तरह से चलती है उसी तरह से यहाँ पर रात में जो है वातावरण में पूरी तरह से बदलाव हो रहा है। वातावरण पूरी तरह से जो है वो बदल रहा है, वातावरण पूरी तरह से बदल रहा है। जिस तरह से कोई अभिनेत्री अभिनय करती है, वैसे रात के माहौल में
पूरी तरह से बदलाव जो है वो हो रहा है, पर कितने एकांत भाव से, कितने शांत और चुपचाप। ये बदलाव जो है वो एकांत भाव से और शांत और चुपचाप जो है ये बदलाव हो रहे हैं, ऐसा कवि यहाँ पर कहने का प्रयास जो है वो कर रहे हैं। आ गया समझ में? अगला भाग देखो। है बिखेर देती वसुंधरा मोती सबके सोने पर, रवि बटोर लेता है उनको सदा सवेरा होने पर। वसुंधरा यानी धरती। देखो आकाश में जब चांद और तारे जो है वो दिखाई दे रहे हैं, तो ये चांद और तारे कवि को ऐसा लग रहा है कि मानो धरती पर किसी ने मोती बटोर दिए, मोती जो है वो गिरा दिए, बिखेर दिए, ऐसा कवि को महसूस हो रहा है बिखेर देती वसुंधरा मोती सबके सोने पर, रात होने पर आकाश में चंद्रमा और तारे जो है वो दिखाई दे रहे हैं, और यही चंद्रमा और तारे इनका प्रतिबिंब धरती पर दिखाई दे रहा है, और कवि को ऐसा लगता है कि मानो रात के समय में सब लोग सोने के बाद धरती पर जो है वो मोती किसी ने बिखेर दिए हैं, ऐसा कवि को लग रहा है। आगे देखो। रवि बटोर लेता है उनको सदा सवेरा होने पर। जैसे भी पूरब दिशा से सूरज निकलता है, वैसे भी सूरज निकलने के बाद ये चांद और तारे जो है, तारे और चंद्रमा जो है, चंद्रमा और तारे जो है वो लुप्त हो जाते हैं। इसलिए कवि को ऐसा लगता है कि मानो पूरब दिशा से जब रवि आता है यानी सूर्य निकलता है, उस समय मानो ये सूर्य जो है वो ये तारे, ये मोती जो है वो बिखेर लेता है, ऐसा उन्हें महसूस होने लगता है। आगे देखो। और विरामदायिनी अपनी संध्या को दे जाता है शून्य शून्य श्याम तनु, जिससे उसका नया रूप झलकाता है। शब्द लिखो। विरामदायिनी विश्राम देने वाली, श्याम काला, तनु शरीर। देखो पंक्ति से पंक्ति। और विरामदायिनी अपनी संध्या को दे जाता है शून्य श्याम तनु, जिससे उसका नया रूप झलकाता है। देखो जैसे भी आकाश में सूर्य आ गया, वैसे भी तारे जो है वो लुप्त हो जाते हैं, और कवि को ऐसा लगता है कि मानो रवि जो है, सूर्य जो है ये तारे बटोर लेता है, और दिन भर कार्य करने के बाद सूर्य जो है वो पश्चिम दिशा में चला जाता है, और पश्चिम दिशा में जाकर सूर्य विश्राम करता है, आराम करता है, और आराम करने के बाद फिर संध्या हो जाती है, फिर शाम हो जाती है। संध्या यानी शाम हो जाती है, और शाम होने के बाद फिर से धरती जो है वो काला शरीर परिधान करती है। शून्य श्याम तनु, जिससे उसका नया रूप झलकाता है, यानी धरती फिर से काला रूप जो है, काला शरीर जो है वो परिधान करती है, और फिर से आकाश में चंद्रमा और तारे जो है वो दिखाई दे देते हैं, और साथ ही साथ अब यहाँ का माहौल जो है वो रूप नया है। या हर दिन का रूप जो है वो धरती का नया दिखाई देता है, ऐसा यहाँ पर कवि जो है वो कहते हैं। आ गया समझ में? अब अगला परिचय देखो। पर्णकुटी की छाया में है, पंचवटी की छाया में है, सुंदर पर्ण कुटीर बना, उसके सम्मुख स्वच्छ शिला पर धीर वीर निर्भीक मना। देखो कवि धीर वीर शब्द कर लो। धीर वीर दृढ़ मत वाला योद्धा, निर्भीक निडर। देखो आगे कवि कहते कि पंचवटी की छाया में सुंदर पर्ण कुटीर बना। पंचवटी यानी वड़ के 5 पेड़ हैं, और इस 5 पेड़ की छाया में एक सुंदर जो है पर्ण कुटीर यानी पत्तों की झोपड़ी बनी हुई है। यानी एक 5 वड़ के पेड़ हैं, और इस वड़ के पेड़ के नीचे जो है वो सुंदर पत्तों की झोपड़ी जो है वो बनाई गई है। उसके सम्मुख स्वच्छ शिला पर धीरवीर निर्भीक मना, उसके सामने एक सुंदर पत्थर है, एक स्वच्छ पत्थर है, और इस स्वच्छ पत्थर के ऊपर एक दृढ़ मत वाला योद्धा जो है, एक तीरंदाज जो है, जिसके कंधे पर धनुष्यबाण जो है, ऐसा निडर योद्धा जो है वो उस पत्थर के ऊपर, उस शिला के ऊपर बैठा हुआ दिखाई पड़ रहा है।
जाग रहा है यह कौन धनुर्धर जबकि भुवन भर सोता है, भोगी कुसुमायुध योगी सा बना दृष्टिगत होता है। शब्द देखो, धनुर्धर तीरंदाज, भुवन संसार, कुसुमायुध कामदेव, दृष्टिगत जो दिखाई पड़ता है। देखो, जाग रहा है कौन धनुर्धर जबकि भुवन भर सोता है, यानी रात के समय में उस शिला के ऊपर, उस सुंदर पत्थर के, स्वच्छ पत्थर के ऊपर एक तीरंदाज जिसके कंधे पर धनुष्य बाण है, ऐसा तीरंदाज जो है, ऐसा दृढ़ मत वाला योद्धा जो है, जो निडर योद्धा जो है वह बैठा हुआ है, जबकि पूरी दुनिया, पूरा संसार जो है वह सोया हुआ है। और ऐसे समय में एक तीरंदाज, एक धनुर्धर जो है वह उस पत्थर के ऊपर बैठा हुआ है। यह कौन है, ऐसा कवि कहते हैं। भोगी कुसुमायुध योगी सा बना दृष्टिगत होता है। कोई संसारी व्यक्ति जो है वह योगी सा बना हुआ, एक संसारी व्यक्ति जो है वह संसारी व्यक्ति एक योगी बना हुआ वहां पर दिखाई पड़ता है, ऐसा कवि अंत में यहाँ पर कहते हैं। तो छात्रों, इस तरह से ये सरल आसान कविता है, ये कविता है मैथिली शरण गुप्त जी की। तो इस तरह से यहाँ पर ये कविता समाप्त हुई। और अगर ये समझ में नहीं आई तो फिर से एक बार वीडियो देखो, तुम्हारी समझ में जरूर आ जाएगी। धन्यवाद छात्रों।